बीरबल और भाई भाई की जायदाद का झगड़ा। बादशाह अकबर अपने शाही आसन पर विराजमान थे और उनकी पैनी निगाहें दरबारियों के चेहरे पड़ रही थी। हर किसी के चेहरे पर तनाव की झलक थी, मानो कोई बड़ा मसला हवा में तैर रहा हो। बीच दरबार में दो सज्जन खड़े थे, उम्र में लगभग बराबर, चेहरे की बनावट में इतनी समानता कि पहली नजर में दोनों को भाई समझना मुश्किल नहीं था। वस्तुतः वे दोनों भाई ही थे, अहमद और कासिम। दोनों शाही वंश से तो नहीं थे, परंतु दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यापारी घराने से थे। उनके पिता के निधन के बाद जायदाद का बंटवारा होना था, लेकिन यही बंटवारा एक ऐसे विवाद में बदल गया था जिसने अब बादशाह के दरबार तक पहुंचकर दरबार को उलझन में डाल दिया था। अहमद और कासिम के पिता हकीम अली दिल्ली के नामी व्यापारी थे। उनके पास विशाल हवेली, कई दुकानें, गहनों और जमीन जायदाद का अपार खजाना था। मृत्यु से पूर्व उन्होंने एक वसीयतनामा तो लिखा था, लेकिन उसमें कुछ पंक्तियां अधूरी रह गई थी। वसीयतनामे में लिखा था, मेरी संपत्ति मेरे दोनों बेटों में बराबर बांट दी जाए, परंतु हवेली। इसके आगे के शब्द धुंधले और अधूरे थे, मानो कलम रुक गई हो या कागज पर दाग पड़ गया हो। यही अधूरी पंक्ति अब विवाद का कारण बन चुकी थी। अहमद का दावा था कि हवेली पूरी तरह उसकी है, क्योंकि पिताजी ने अक्सर कहा था कि बड़ा बेटा परिवार की इज्जत संभाले। दूसरी ओर कासिम का तर्क था कि पिताजी ने हमेशा न्याय की बात की और हवेली दोनों की बराबर है। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। रिश्तेदार भी पक्ष लेने लगे। मामला दिल्ली की गलियों में चर्चा का विषय बन गया और अंततः अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार सजा। दीवान खास में बादशाह अकबर अपने राजसी ठाठ में बैठे। एक ओर सेनापति मान सिंह, दूसरी ओर अबुल फजल और सबसे अंत में बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ मौजूद थे। अहमद ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये हवेली मेरी है। पिताजी ने अपने अंतिम दिनों में बार बार यही कहा था। कासिम बस झूठ गढ़ रहा है। कासिम भी पीछे न रहा, हुजूर, ये सरासर नाइंसाफी है। पिताजी ने बराबरी का हुक्म दिया था। अहमद लालच में अंधा हो चुका है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच का पता लगाना आसान नहीं। बीरबल, इस मसले का हल तुम्हें ही निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच छिपे हुए खजाने की तरह होता है। थोड़ा धैर्य और थोड़ी सूझबूझ से हम उसे जरूर पालेंगे। बीरबल ने सबसे पहले दोनों भाइयों को उनकी पैतृक हवेली में बुलवाया। हवेली विशाल थी, लाल पत्थरों से बनी, ऊंचे झरोखे, गुप्त तहखाने और आंगन में फैला हुआ नीम का पुराना पेड़। बीरबल ने हवेली का चक्कर लगाया। उन्होंने नौकरों से पूछताछ की। सबने कहा कि मालिक हकीम अली अपनी मृत्यु से पहले अक्सर हवेली के पिछले हिस्से में एक गुप्त कमरे में जाते थे। बीरबल ने तुरंत उस कमरे की तलाशी ली। वहां दीवार पर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक बंद था और उस पर अजीब सी नक्काशी थी। दो सिंह एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये संदूक ही शायद रहस्य की कुंजी है, बीरबल ने मन ही मन सोचा। लेकिन ताला बेहद अनोखा था। सामान्य चाबी से वो खुलने वाला नहीं था। बीरबल ने ताले को ध्यान से देखा। उस पर एक पंक्ति उकेरी हुई थी, भाई भाई का झगड़ा खून को बांटता है, पर राज को नहीं। दरबारियों ने चकित होकर देखा। इसका मतलब क्या था? बीरबल ने अंदाजा लगाया कि इस ताले को तभी खोला जा सकता है जब दोनों भाई मिलकर प्रयास करें। उन्होंने अहमद और कासिम को बुलाया और कहा, यदि तुम दोनों अपने पिता की सच्ची विरासत पाना चाहते हो तो इस ताले को मिलकर खोलो। पहले तो दोनों ने मना किया। अहमद बोला, मैं इसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहता। कासिम भी बोला, मैं क्यों इसका साथ दूं? ये तो मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो समझ लो कि पिता की असली वसीयत हमेशा के लिए बंद रह जाएगी। फैसला तुम दोनों के हाथ में है। लंबे विवाद के बाद
दोनों अन्य ढंग से साथ खड़े हुए और ताले के दोनों हिस्सों को घुमाया। अचानक ताला खुल गया और संदूक का ढक्कन चरमराते हुए खुला। संदूक के भीतर पुरानी पांडुलिपियां, कुछ सोने के सिक्के और एक मोमबत्ती रखी थी। पांडुलिपियों में व्यापार के दस्तावेज थे, लेकिन सबसे नीचे एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरे बेटों, याद रखना, असली विरासत हवेली या धन नहीं, बल्कि आपसी एकता है। हवेली का निर्णय तुम दोनों मिलकर करोगे। अगर अलग अलग करोगे तो ये घर तुम्हें शांति नहीं देगा। दरबार में सबने राहत की सांस ली, मानो फैसला साफ हो गया हो। लेकिन तभी बीरबल की नजर उस मोमबत्ती पर पड़ी। वो साधारण नहीं थी, उसमें किसी तरह का रहस्य छिपा था। उन्होंने मोमबत्ती को ध्यान से देखा। उसके भीतर हल्की सी धातु चमक रही थी। जब मोमबत्ती को पिघलाया गया तो भीतर से एक और चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी पर लिखा था, सावधान, मेरी मौत प्राकृतिक नहीं थी। मेरे करीबी किसी ने मुझे जहर दिया। असली वारिस वही होगा जो मेरे कातिल को खोज निकाले। दरबार में सनसनी फैल गई। अहमद और कासिम स्तब्ध रह गए। अब मामला केवल जायदाद का नहीं, बल्कि हत्या का था। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू किया। क्या यह सच था? क्या हकीम अली की मौत स्वाभाविक नहीं थी? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, अब यह मामला और गहराया है। हमें असली कातिल को खोजना होगा, तभी असली वारिस का निर्णय संभव है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। चाहे तहखाने की अंधेरी सुरंगों तक जाना पड़े या दिल्ली की गलियों में, इस रहस्य को उजागर करो। बीरबल ने तहकीकात शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हवेली के पुराने नौकरों से पूछताछ की। एक बूढ़े नौकर ने बताया, हकीम साहब के अंतिम दिनों में एक बार मैंने देखा था कि उनकी दवा की शीशी में काला पाउडर मिला हुआ था, लेकिन मैंने डर के कारण किसी को नहीं बताया। दवा में जहर? बीरबल ने शक की सुई अहमद और कासिम दोनों पर डाली। हो सकता था कि लालच में किसी ने पिता को रास्ते से हटा दिया हो। लेकिन तभी एक नया तथ्य सामने आया। हकीम अली की दुकान के एक पुराने कर्मचारी ने कहा, मालिक के निधन से पहले एक पराया आदमी कई बार हवेली आया करता था। उसका नाम रहमान था। वो खुद को हकीम साहब का दोस्त बताता था। रहमान? कौन था ये रहमान? बीरबल ने रहमान की खोजबीन शुरू की। पता चला कि वो दरअसल हकीम अली का पुराना साझीदार था, लेकिन किसी विवाद के कारण अलग हो गया था। लोगों ने ये भी बताया कि रहमान का अहमद से गहरा संबंध था। ये सुनकर शक और गहरा हो गया। क्या अहमद ने रहमान के साथ मिलकर अपने पिता को जहर दिलवाया? लेकिन कासिम भी निर्दोष नहीं लग रहा था। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि हवेली उसकी होनी चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाकर उनसे कहा, मुझे असली सच्चाई पता है। अगर तुम दोषी हो तो खुद कबूल कर लो, वरना सबूत सामने आएंगे। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। फिर बीरबल ने दरबार में एक ऐलान किया, मैंने हकीम अली के कातिल का नाम खोज लिया है, लेकिन उसे सार्वजनिक करने से पहले मैं हवेली में एक रात गुजारूंगा। जो चाहे मेरे साथ रह सकता है। उस रात बीरबल ने हवेली के तहखाने में मोमबत्ती जलाकर बैठना तय किया। तहखाने में रहस्यमयी माहौल था। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। आधी रात को अचानक एक परछाई बीरबल के सामने से गुजरी। उन्होंने तलवार खींची और देखा कि कोई भाग रहा है। पीछा करने पर वो परछाई हवेली की पिछली दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल ने कहा, कातिल हवेली में जरूर आता है, लेकिन उसका चेहरा अभी अंधेरे में है। असली राज एक और गुप्त कमरे में छिपा है, जिसे मैं खोज निकालूंगा। बीरबल ने दरबार में सबको शांत होकर कहा, झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ। असली कातिल का पर्दाफाश होना बाकी है। हवेली भी अभी सुरक्षित हाथों में नहीं दी जा सकती। जब तक सच पूरी तरह उजागर नहीं होता, ये जायदाद शाही निगरानी में रहेगी। अकबर ने हामी भरी। अहमद और कासिम दोनों चुप रहे।
पर उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। और इस तरह मामला सुलझने के बजाय और गहरा हो गया। हवेली के तहखाने, रहमान का रहस्य, पिता की मौत की गुत्थी, सब अभी अधूरे थे। उस रात हवेली के आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा था। नीम का पुराना पेड़ हवा में झूम रहा था और उसकी परछाई जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रही थी। बीरबल तहखाने में मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे थे। अचानक दीवार के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। बीरबल ने तलवार खींची। परछाई जैसे ही सामने आई, बीरबल चौंक गए। वो कासिम था। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने कड़ी नजर से पूछा। कासिम हकलाने लगा। मैं तो बस ये देखने आया था कि हवेली में कोई गड़बड़ी न हो। मुझे लगता है कोई बाहर से यहां आता है। बीरबल ने गहरी सांस ली, पर उनका मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अगले दिन बीरबल ने अहमद से पूछताछ की। कल रात तुम कहाँ थे? अहमद ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने कमरे में था। नौकर गवाही देंगे। कासिम ही असली दोषी है। उसने पिता से हमेशा नाराजगी रखी। ये सुनकर बीरबल के मन में और सवाल उठे। दोनों भाई एक दूसरे पर शक कर रहे थे। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसान थी? बीरबल ने हवेली का नक्शा बनवाया। तहखाने की दीवार के पीछे खोखली जगह मिली। जब पत्थर हटाए गए तो एक गुप्त सुरंग का पता चला, जो सीधे शहर की ओर निकलती थी। ये वही रास्ता था जिससे बीरबल ने पिछली रात परछाई को भागते देखा था। इस सुरंग से साफ था कि हवेली में कोई बाहरी व्यक्ति भी आ जा सकता था। यानी जरूरी नहीं कि केवल अहमद या कासिम ही दोषी हों। तहकीकात करते करते बीरबल ने रहमान का पता लगाया। वो दिल्ली के एक पुराने सराय में छिपा हुआ था। जब बीरबल वहां पहुंचे तो रहमान भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया। दरबार में लाकर उससे पूछताछ हुई। रहमान बोला, मैं हकीम अली का दुश्मन नहीं था, बल्कि पुराना दोस्त था। लेकिन उन्होंने मुझे व्यापार से अलग कर दिया था। मैं उनसे मिलने जरूर जाता था, पर मैंने उन्हें जहर नहीं दिया। तो फिर कौन था? अकबर गरजे। रहमान चुप रहा। उसकी आंखों में डर था, मानो वो किसी बड़े रहस्य से वाकिफ था, लेकिन कहने से डर रहा था। हवेली की तलाशी के दौरान एक नौकरानी के कमरे से एक पुरानी शीशी मिली। उसमें वही काला पाउडर था जिसका जिक्र बूढ़े नौकर ने किया था। बीरबल ने नौकरानी से पूछताछ की। वो रोने लगी। हुजूर, ये मुझे कासिम ने दिया था। कहा था कि इसे हकीम साहब की दवा में मिलाना है, लेकिन मैंने डर के मारे ऐसा कभी नहीं किया। मैंने शीशी छिपा दी थी। दरबार में हलचल मच गई। सबकी नजरें कासिम पर टिक गई। कासिम कांप उठा। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। हालांकि सबूत कासिम के खिलाफ था, बीरबल तुरंत नतीजे पर नहीं पहुंचे। उन्होंने सोचा, अगर कासिम सचमुच दोषी होता तो क्या इतनी आसानी से सबूत उसके खिलाफ मिलते? कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा। बीरबल ने चुपचाप अहमद की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। एक रात हवेली के आंगन में बीरबल घूम रहे थे। तभी नीम के पेड़ की जड़ों में मिट्टी से झांकती हुई लकड़ी की पेटी दिखाई दी। जब उसे खोला गया तो उसमें व्यापारिक दस्तावेज, कुछ चिट्ठियां और एक गुप्त लेख मिला। उस लेख में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना, मेरे सबसे करीबी ने ही मुझे धोखा दिया है। लेकिन नाम अधूरा था। केवल पहला अक्षर लिखा था। क्या ये अहमद था या कोई और? अगले दिन दरबार में जब ये लेख पढ़कर सुनाया गया तो सभी की नजरें अहमद पर गई। कासिम चिल्लाया, देखा, असली गुनहगार वही है। पिता ने खुद उसका नाम लिखा है। अहमद तिलमिला उठा, ये सब मनगढ़ंत है। किसी ने मेरा नाम जोड़ दिया है। असली कातिल वही है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो, बीरबल उसे उजागर करेंगे। तब तक हवेली पर किसी का दावा मान्य नहीं होगा। बीरबल ने सैनिकों के साथ गुप्त सुरंग की गहराई से जांच की। सुरंग में दीवार पर खून के छींटे और कपड़े का
फटा टुकड़ा मिला। जब वो टुकड़ा दरबार में लाया गया तो पता चला कि वो अहमद के वस्त्र से मेल खाता है। अब सबका शक और गहरा हो गया। लेकिन बीरबल के मन में सवाल था, क्या ये सबूत असली हैं या किसी ने चालाकी से रखे हैं? जांच अभी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक हवेली के पीछे आग लग गई। लोग भागने लगे। जब आग बुझाई गई तो तहखाने का एक और हिस्सा सामने आया जो अब तक छिपा हुआ था। उस हिस्से में एक और तिजोरी मिली। उस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही सच्चाई पाएगा। लेकिन याद रखो, हर सच्चाई सबके सामने नहीं लाई जा सकती। बीरबल ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक अजीब सा यंत्र था। लगता था उसे खोलने के लिए किसी विशेष संकेत या कोड की आवश्यकता थी। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। अहमद और कासिम दोनों की सांसें थमी हुई थी। बीरबल ने कहा, सच्चाई अभी अधूरी है। सुराग तो मिले हैं, पर उनका सही मायने अभी तक सामने नहीं आया। तिजोरी का रहस्य खुलना बाकी है। जब तक ये नहीं खुलता, असली कातिल का चेहरा अंधेरे में रहेगा। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर इस हवेली और जायदाद पर शाही मुहर लगी रहेगी, जब तक बीरबल पूरी सच्चाई उजागर न कर दे। दोनों भाई एक दूसरे को घूरते रहे। रहमान अब भी कुछ छुपा रहा था, और तहखाने की तिजोरी, वो अभी भी अपने भीतर असली सच दबाए बैठी थी। दरबार का माहौल भारी था। हर कोई जानता था कि ये मामला अब और गहराएगा। हवेली के तहखाने में रखी तिजोरी सबके लिए कौतूहल का विषय थी। वो साधारण तिजोरी नहीं थी। उसके चारों कोनों पर अलग अलग चिन्ह बने थे। एक सूर्य, एक चांद, एक सिंह और एक तलवार। बीरबल ने तिजोरी का ध्यान से निरीक्षण किया और कहा, यह ताला केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से खुलेगा। इसमें कोई संकेत छिपा है। अहमद और कासिम बेचैनी से देखते रहे। दोनों को लग रहा था कि इसमें से ही पिता की हत्या का राज बाहर आएगा। बीरबल ने हवेली के पुराने कागजात खंगाले। एक पांडुलिपि में लिखा था, सूर्य और चांद मिले तो प्रकाश होगा, सिंह और तलवार मिले तो न्याय होगा। यह पंक्ति शायद तिजोरी से जुड़ी थी। बीरबल ने तिजोरी पर सूर्य और चांद वाले प्रतीक को मिलाया। हल्की सी ध्वनि हुई। फिर सिंह और तलवार को मिलाने पर तिजोरी के भीतर से चरमराहट की आवाज आई। लेकिन तिजोरी पूरी तरह नहीं खुली। केवल एक छोटा सा छेद प्रकट हुआ, जिसमें कोई पर्चा रखा था। पर्चे पर लिखा था, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा, उसका नाम उसी जगह छिपा है जहां मेरे खून की पहली बूंद गिरी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सोचा, हकीम अली की मौत उनके कमरे में हुई थी। हमें वही जाना होगा। कमरा अब भी उसी रूप में रखा था। दीवारों पर पुराने कालीन, एक कोने में अलमारी और बीच में वो चारपाई जिस पर हकीम अली ने अंतिम सांस ली थी। बीरबल ने जमीन की मिट्टी को ध्यान से देखा। सचमुच एक जगह धब्बा था, जो शायद खून का सूखा निशान था। वहां खुदाई करने पर एक छोटी धातु की पट्टी मिली। पट्टी पर उकेरे गए शब्द पढ़कर सब दंग रह गए। फिर वही अधूरा नाम। दरबार में अहमद को घूरती नजरें और तेज हो गई। कासिम गरजा, देखा, सबूत साफ है। नाम का पहला अक्षर है, यानी अहमद ही कातिल है। अहमद बौखला उठा, ये मुझे फंसाने की साजिश है। अगर मैं ही दोषी होता तो पिता नाम पूरा क्यों न लिखते। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर चिंता थी। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि मामला अभी अधूरा है। रहमान को फिर से दरबार में बुलाया गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने हकीम अली के कमरे में उनकी मौत वाली रात किसी को जाते देखा था, पर अंधेरा था, चेहरा साफ नहीं दिखा। बस इतना याद है कि उसके हाथ में तलवार जैसी कोई चीज थी। तलवार? बीरबल ने पूछा। हाँ हुजूर, पर वो छोटी थी, शायद कटार। ये नई जानकारी थी। बीरबल ने नौकरों से फिर पूछताछ की। इस बार एक पुराने बावर्ची ने कहा, उस रात मैंने देखा था कि कासिम देर तक हवेली में इधर उधर घूम रहा था। उसके कपड़ों पर धब्बे भी थे।
कासिम भड़क उठा। झूठ! ये सब अहमद के इशारे पर कहा जा रहा है। अब मामला और उलझ गया था। तहखाने की जांच करते समय एक और गुप्त रास्ता मिला। यह रास्ता सीधे किले के बाहर एक सूने बाग तक जाता था। वहां जाकर सैनिकों ने मिट्टी में दबा एक कपड़ा निकाला, जिस पर काले पाउडर के निशान थे। वही पाउडर जो हकीम अली की दवा में मिला था। लेकिन कपड़े का रंग अजीब था। वो न अहमद का था, न कासिम का। तो फिर तीसरा कौन? इसी बीच खबर आई कि हवेली के आसपास कई बार एक अजनबी औरत देखी गई है। उसका चेहरा हमेशा घूंघट में रहता। बीरबल ने सैनिकों को भेजा। जब औरत पकड़ी गई तो उसने कहा, मैं हकीम अली की पुरानी शिष्या हूं। उन्होंने मुझे जड़ी बूटियां सिखाई थी, परंतु किसी ने मेरा नाम बदनाम करने के लिए मेरी दवा का इस्तेमाल किया। उसके पास भी वही काला पाउडर मिला। अब शक की सुई और गहराई में चली गई। दरबारियों में खलबली मच गई। अहमद बोला, ये औरत ही दोषी है। उसी ने पिता को जहर दिया। कासिम चिल्लाया, नहीं, ये सब अहमद की चाल है। उसने इस औरत को मोहरा बनाया। औरत रोने लगी, मैं निर्दोष हूं। असली दोषी कोई और है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब सारा भरोसा तुम पर है। इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, ये मामला अभी पूरी तरह खुला नहीं। तिजोरी का एक हिस्सा अब भी बंद है और असली कातिल का चेहरा अब भी अंधेरे में है। ये औरत, अहमद, कासिम, तीनों संदिग्ध है। लेकिन मुझे लगता है कि चौथा चेहरा भी इस खेल में शामिल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, जब तक सच्चाई सामने न आए, हवेली और जायदाद शाही निगरानी में रहेगी। अहमद और कासिम दोनों के चेहरे पर डर और गुस्सा था। रमान चुपचाप जमीन ताक रहा था। और वो रहस्यमयी औरत, उसकी आंखों में एक ऐसा राज छिपा था जो अभी खुला नहीं था। बीरबल रात देर तक कागजात खंगालता रहा। उसे एक पुराना चर्मपत्र मिला, जिस पर किसी अजीब लिपि में कुछ लिखा था। दोनों भाई दावा कर रहे थे कि ये उनके पिता की वसीयत है, परंतु लिपि इतनी दुर्लभ थी कि दरबार के विद्वान भी उसे पूरी तरह नहीं पढ़ पाए। बीरबल ने पन्ने को दीपक की लौ के पास रखा। जैसे ही प्रकाश पन्ने पर पड़ा, उस पर हल्के हल्के उभरते अक्षर दिखाई देने लगे, मानो ये कोई गुप्त संदेश हो। उसके दिल में सवाल उठा, क्या वसीयत के नाम पर कोई राज छिपाया गया है? सुबह बीरबल दोनों भाइयों के गांव पहुंचा। गांव के लोग डर डर कर बातें कर रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, हुजूर, ये झगड़ा साधारण नहीं है। उनके पिता की मौत भी कुछ रहस्यमयी थी। उस रात हवेली से अजीब आवाजें आई थी और तब से रात में हवेली के चारों ओर कोई अनजान साया मंडराता दिखता है। बीरबल ने तय किया कि असली राज समझने के लिए हवेली का दौरा जरूरी है। रात के अंधेरे में बीरबल अपने 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ हवेली पहुंचा। हवेली खंडहर जैसी हो चुकी थी। जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और बीच बीच में चमगादड़ों की आवाजें। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल पर हल्की रोशनी टिमटिमाई। बीरबल ने इशारा किया और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, कमरे में कोई बैठा है और उसी रहस्यमयी लिपि जैसी पंक्तियां एक नए चर्मपत्र पर लिख रहा है। बीरबल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो साया झटपट खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या पता चला? बीरबल ने सावधानी से कहा, जहांपना, ये मामला केवल भाई भाई की जायदाद का नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। हवेली में कोई गुप्त व्यक्ति छिपकर उन दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर रहा है। मेरा अनुमान है कि ये केवल संपत्ति का खेल नहीं, बल्कि शायद राज्य की सीमा से जुड़ा कोई गुप्त रहस्य है। अकबर की आंखों में चिंता गहरी हो गई। हवेली की दीवार पर बीरबल को एक अजीब सी दरार दिखाई दी। जब सैनिकों ने उसे धक्का दिया तो वहां से एक गुप्त मार्ग निकल आया। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थी।
तहखाने में पहुंचकर बीरबल स्तब्ध रह गया। वहां सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान कुछ था। राज्य के नक्शे, जिनमें मुगल साम्राज्य की गुप्त सीमाएं और सुरक्षा चौकियां अंकित थी। उसने सोचा, ये तो जायदाद का झगड़ा नहीं, बल्कि किसी षड्यंत्र की आड़ है। बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाकर अलग अलग सवाल किए। बड़ा भाई कहता, मुझे बस खेत चाहिए और वो हवेली। पिता की वसीयत में यही लिखा है। छोटा भाई बोला, नहीं, हवेली और खेत दोनों मेरे हिस्से में आने चाहिए। दोनों में इतनी कटुता थी कि वे एक दूसरे की हत्या तक करने को तैयार लगते थे। परंतु बीरबल को लग रहा था कि दोनों कुछ छिपा रहे हैं। एक रात बीरबल ने हवेली के पास पहरा बिठाया। ठीक आधी रात को दोनों भाई चुपके से वहां पहुंचे और तहखाने का दरवाजा खोलने लगे। बीरबल ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, परंतु तभी पीछे से तीसरा साया निकल आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने कहा, तुम दोनों झगड़ते रहो, पर असली मालिक मैं हूं। ये नक्शे मेरे काम आएंगे। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। दरबार में अगली सुबह सबके सामने बीरबल ने वो रहस्यमयी व्यक्ति पेश किया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब चौंक पड़े। वो दोनों भाइयों का चाचा था, जो वर्षों से लापता माना जाता था। उसने स्वीकार किया कि वो मुगल साम्राज्य का दुश्मन सल्तनत से मिला हुआ है और इन नक्शों को सौंपना चाहता था। जायदाद का झगड़ा उसी ने हवा दी थी ताकि सबका ध्यान बंटा रहे। हालांकि बीरबल ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया, पर एक बात अब भी अधूरी रही। वो रहस्यमयी चर्मपत्र, जिस पर अभी भी कुछ अक्षर अनसुलझे थे। विद्वान बार बार कोशिश करते रहे, पर संदेश पूरा नहीं खुल पाया। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, लगता है ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इस वसीयत के पीछे और भी राज छिपा है। बीरबल चुप रहा। उसकी आंखों में वही सवाल तैर रहा था। क्या भाइयों का झगड़ा केवल चाचा की साजिश था, या कहीं और भी कोई गहरी गुत्थी छिपी है? चाचा के पकड़े जाने के बाद भी बीरबल की नींद गायब थी। आधी रात को वो फिर से हवेली पहुंचा। मशाल हाथ में थी और आंखों में वही सवाल, क्या असली राज यही छिपा है? तहखाने में नीचे उतरते ही उसने देखा कि दीवारों पर चित्र बने हैं, किसी अज्ञात भाषा में लिखे प्रतीक। जैसे जैसे मशाल की लौ आगे बढ़ी, एक भारी लोहे का दरवाजा सामने आया जिस पर 3 ताले लगे थे। बीरबल बुदबुदाया, तो ये है असली गुत्थी। चाचा तक यहां क्यों नहीं पहुंचा? क्या वह इन ताले खोलना नहीं जानता था? अध्याय 2, अकबर की शंका। अगले दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम फिर हवेली गए थे? जी जहांपनाह। वहां ऐसे दरवाजे हैं जिनके पीछे कोई रहस्य दफन है। मुझे लगता है असली वसीयत, या शायद उससे भी बड़ा राज वही छिपा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना बीरबल, कहीं ऐसा न हो कि ये मामला केवल 2 भाइयों तक सीमित न रह जाए और इसमें राज्य की सुरक्षा भी उलझ जाए। बीरबल ने वचन दिया, जहांपनाह, मैं सच्चाई को परत दर परत उजागर करूंगा। अध्याय 3, गांव के बूढ़े की बात। जांच के सिलसिले में बीरबल गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रामू काका से मिला। वो कांपती आवाज में बोला, बाबूजी, उस हवेली के तहखाने में जो बंद कमरे हैं, वहां कोई साधारण चीज नहीं। कहा जाता है कि उनके पिता के पास राज दरबार से जुड़ा कोई गुप्त आदेश था। वो आदेश कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वो आदेश किस बारे में था? रामू काका चुप रहा, फिर बोला, बस इतना जानता हूं कि उस आदेश के कारण ही भाइयों में दुश्मनी की जड़ पड़ी। अध्याय 4, अनसुलझा चर्मपत्र। दरबार के विद्वानों ने फिर कोशिश की उस रहस्यमयी चर्मपत्र को पढ़ने की। उन्होंने बताया कि ये 3 हिस्सों में बंटा संदेश है। अभी तक केवल पहला हिस्सा ही पढ़ा जा सका था, हवेली की नींव के नीचे। बाकी हिस्से अभी भी धुंधले थे। बीरबल सोच में पड़ गया, क्या नींव के नीचे ही वो रहस्य छिपा है? अध्याय 5, भाइयों की बदलती चाल। बड़े भाई ने बीरबल से गुप्त मुलाकात की और कहा, मंत्री जी,
यदि आप चाहे तो मैं अपनी आधी जायदाद छोड़ने को तैयार हूं, पर मुझे बस वो तहखाना चाहिए। कुछ दिन बाद छोटा भाई भी मिलने आया। बीरबल जी, मैं हवेली का हिस्सा छोड़ दूंगा, पर मुझे बस चर्म पत्र दे दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बीरबल का संदेह और गहरा गया। दोनों के इरादे अलग थे, पर किसी का मकसद साफ नहीं था। फिर एक रात बीरबल ने हवेली के बाहर छिपकर निगरानी की। अचानक उसने देखा दोनों भाई अलग अलग रास्तों से हवेली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे कुछ अनजान लोग भी थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। बीरबल ने सैनिकों को रोका और चुपचाप पीछा करने लगा। सब लोग उसी बंद दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। दरवाजे के सामने पहुंचते ही बड़ा भाई बोला, मेरे पास पहला ताले की चाबी है। छोटा भाई हंस पड़ा, और मेरे पास दूसरा ताले की। तभी उनके पीछे खड़े नकाबपोशों में से एक बोला, और तीसरे ताले की चाबी हमारे पास है। बीरबल की आंखें चौंधिया गई, तो ये सब पहले से जुड़ा हुआ खेल था। भाइयों की दुश्मनी केवल दिखावा थी। असली मकसद उस कमरे तक पहुंचना था। जैसे ही तीनों ताले खुले, दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। भीतर अंधेरा था और हवा में बासीपन। दीवारों पर लोहे की जंजीरें टंगी थी और बीचों बीच एक विशाल संदूक रखा था। भाइयों ने संदूक की ओर दौड़ लगाई, पर तभी बीरबल मशाल लेकर आगे आया और गरजा, रुको, ये दरवाजा मुगल सल्तनत की अमानत है, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। सब लोग ठिठक गए। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और संदूक को दरबार में लाने का आदेश दिया। अगले दिन जब संदूक खोला गया तो उसके भीतर से निकले सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि राज्य के पुराने फरमान, गुप्त आदेश पत्र और एक और चर्म पत्र। उस चर्म पत्र पर लिखा था, जो इस दस्तावेज का असली अर्थ समझ लेगा, वही इस जमीन का सच्चा वारिस होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो अब खेल और उलझ गया है। बड़े और छोटे भाई एक दूसरे पर फिर आरोप लगाने लगे। चाचा पहले ही जेल में था, पर अब लग रहा था कि उसके पीछे और भी लोग शामिल हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस दस्तावेज का अर्थ निकालना ही असली परीक्षा है। जब तक इसका राज नहीं खुलेगा, न ये जायदाद बंटेगी, न भाइयों का झगड़ा समाप्त होगा। जब सैनिकों ने संदूक को पूरी तरह खाली किया, तो नीचे लकड़ी की परत के नीचे एक और गुप्त खाना मिला। उसमें से निकला एक छोटा धातु का डिब्बा। उस डिब्बे पर वही अजीब लिपि खुदी थी जो चर्म पत्र पर थी। बीरबल ने डिब्बे को देखा। ये ताला तो साधारण चाबी से नहीं खुलेगा, ये कोई प्रतीक आधारित तंत्र है। बड़ा भाई चिल्लाया, ये डिब्बा हमारा है। छोटा भाई गरजा, नहीं, ये मेरा है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, यह डिब्बा सल्तनत की अमानत है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। डिब्बे के साथ साथ संदूक से कुछ पुराने नक्शे भी निकले। इन नक्शों पर केवल खेत और गांव ही नहीं, बल्कि नदियों, पहाड़ों और किलों के संकेत थे। बीरबल ने गौर से देखा। जहांपनाह, ये नक्शे मुगल साम्राज्य की पुरानी सीमाओं को दर्शाते हैं। लगता है कि भाइयों के पिता किसी गुप्त दूत के रूप में काम करते थे। दरबार में हलचल मच गई। इसका मतलब था कि भाइयों की जायदाद केवल जमीन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां कोई गुप्त ठिकाना छिपा था। उधर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि हवेली के पास रात में लाल रोशनी दिखती है। कई लोगों ने सुना कि तहखाने से ढोल की आवाज आती है। बीरबल ने खुद गांव जाकर जांच की। रात में जब वो हवेली के आसपास था, अचानक उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद बीरबल को खबर मिली कि दोनों भाई जेल में बंद अपने चाचा से चोरी छिपे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने चुपके से उनकी जासूसी करवाई। चाचा हंसते हुए कह रहा था, तुम दोनों मूर्ख हो। तुम्हें लगता है ये मामला केवल खेत खलिहान का है? असली ताकत तो उस डिब्बे में है। अगर वो मिल गया तो तुम दोनों ही नहीं, पूरा साम्राज्य
तुम्हारे पैरों तले होगा। बीरबल की आंखों में गहरी चिंता छा गई। बीरबल ने अकबर को सलाह दी, जहांपनाह, हमें इस खेल को गहराई से समझने के लिए भाइयों को आजाद छोड़ना होगा। जब तक वे खुलकर नहीं चलेंगे, तब तक असली मकसद सामने नहीं आएगा। अकबर ने जोखिम उठाते हुए सहमति दी। ठीक है बीरबल, पर ध्यान रहे, अगर जरा भी चूक हुई तो इसका खामियाजा सल्तनत को भुगतना पड़ेगा। बीरबल ने डिब्बे को अपने कक्ष में रखा और रात भर उसका अध्ययन करता रहा। उस पर बने प्रतीक दरअसल किसी खगोल शास्त्र से जुड़े थे। उसने महसूस किया कि यह डिब्बा केवल किसी खास रात ही खुलेगा, जब तारों की स्थिति एक खास ढंग से होगी। वो तारीख थी पूर्णिमा की रात, जो अब केवल 5 दिन दूर थी। जांच के दौरान बीरबल को गांव में एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, बेटा, जिस डिब्बे को तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो, उसमें केवल धन नहीं, बल्कि शक्ति छिपी है। ये शक्ति जिसको मिलेगी, उसका भाग्य बदल जाएगा। पर याद रखना, शक्ति हमेशा वरदान नहीं, कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। बीरबल ने ध्यान से उनकी बात सुनी, पर साधु उससे पहले ही गायब हो गए। पूर्णिमा की रात नजदीक आते ही दोनों भाइयों की बेचैनी बढ़ने लगी। वे बार बार हवेली का चक्कर लगाने लगे। बीरबल ने सैनिकों को उनके पीछे लगा दिया। उसने पाया कि दोनों भाई अब दुश्मन नहीं रहे। वे मिलकर डिब्बा चुराने की योजना बना रहे थे। आखिर वो रात आ गई। आसमान में चांद पूरा था और हवेली के चारों ओर हल्की सफेद रोशनी बिखरी थी। बीरबल ने सैनिकों के साथ घेरा कस लिया। दोनों भाई चुपके से हवेली पहुंचे और डिब्बे को उठाने लगे। तभी बीरबल सामने आया। रुको, तुम्हारी चालाकियां अब और नहीं चलेंगी। पर तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। डिब्बा अचानक चमकने लगा। जैसे ही चांद की रोशनी डिब्बे पर पड़ी, उसका ताला धीरे धीरे खुलने लगा। सबकी सांसें थम गई। परंतु तभी हवेली की दीवार से एक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर से नकाबपोश लोग बाहर आ गए। उन्होंने तलवारें खींच ली और डिब्बे पर झपट पड़े। बीरबल और सैनिकों ने मोर्चा संभाला। अराजकता फैल गई। डिब्बे का ढक्कन आधा खुल चुका था। अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, पर वो पूरी तरह खुलने से पहले ही झड़प शुरू हो गई। युद्ध के बीच डिब्बा जमीन पर गिरा और उसकी चमक फैलकर हवेली की दीवारों में समा गई। सब लोग स्तब्ध रह गए। डिब्बा बंद हो गया, पर अब हवेली के हर पत्थर से एक अजीब कंपन निकल रहा था। भाई, चाचा, नकाबपोश और यहां तक कि बीरबल भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि असली रहस्य अभी भी उनके सामने नहीं आया है। दोनों भाई, कासिम और बहलूल, अपनी विरासत को लेकर इस कदर आमने सामने थे कि तलवारें खींचने तक की नौबत आ गई थी। मामला इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि इस विवाद के पीछे कहीं न कहीं राज, छल और साजिश की गहरी परछाइयां छिपी हुई थी। बीरबल जानता था कि यह मामला केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं है, बल्कि इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो उजागर होते ही सब कुछ बदल देगा। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर शाही गद्दी पर बैठे थे। उनके पास ही सेनापति, मंत्री और राजकीय विद्वान। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता और भय दोनों साफ झलक रहे थे। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, कासिम और बहलूल, आज ये विवाद यहीं पर सुलझेगा। तुम दोनों सगे भाई हो, लेकिन तुम्हारी जायदाद के झगड़े ने पूरे राज्य में अशांति फैला दी है। अब बीरबल इस मामले की तह तक जाएगा। कासिम, जो दिखने में गंभीर और सौम्य लगता था, ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं तो केवल अपना हक मांगता हूं। मेरे पिता की हवेली, जमीनें और वो पुरानी तिजोरी सब मेरी है। बहलूल ने छल से सब कब्जा लिया है। बहलूल गुस्से से बोला, झूठ है, असली वारिस मैं हूं। पिता ने मरने से पहले सब मुझे सौंपा था। कासिम लालच में अंधा हो गया है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल चुपचाप दोनों भाइयों को देख रहा था।
उनकी आंखों में गुस्से के पीछे छिपा भय उसे साफ नजर आ रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि मामला पूरी तरह बीरबल के हवाले किया जाए। उसी रात बीरबल दोनों भाइयों की पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली वीरान और अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ टूटी दीवारें, जाले और बंद खिड़कियां। बीरबल ने अपनी मशाल ऊंची की। अजीब है, इतनी बड़ी हवेली और इसमें कोई रौनक नहीं। साथ आए सैनिकों ने दरवाजे खोले। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और मानो हवेली ने अपनी ही भाषा में कोई रहस्य फुसफुसाया। कमरे कमरे घूमते हुए बीरबल को एक तिजोरी दिखी जिस पर पुरानी शाही मुहर लगी थी, लेकिन ताला टूटा हुआ था और अंदर कुछ भी नहीं था। बीरबल बुदबुदाया, तो सारा खेल इस तिजोरी का है, लेकिन असली सवाल यह है कि इसमें पहले क्या था। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के कदमों की आहट आई। सैनिक दौड़े, लेकिन वहां कोई न मिला। बस धूल में कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी भागते हुए दरवाजा बंद किया हो। अगले दिन बीरबल ने दोनों भाइयों से अलग अलग मुलाकात की। कासिम बोला, बीरबल जी, पिताजी की वसीयत मेरे पास थी, लेकिन बहलूल ने उसे छीन लिया। बहलूल ने सफाई दी, वसीयत झूठी थी। असली दस्तावेज तो हवेली की तिजोरी में रखे थे, जिन्हें कासिम ने पहले ही गायब कर दिया। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि मामला कहीं गहरा है। रात में उसने गुप्त रूप से हवेली की जांच जारी रखी। पुराने तहखाने में उसे एक सील किया हुआ बक्सा मिला। जब खोला गया तो उसमें एक दस्तावेज था, पर वो अधूरा था। उस पर लिखा था, वारिस वही होगा जो। आगे का हिस्सा फटा हुआ था। बीरबल ने दस्तावेज को सावधानी से छुपा लिया। एक रात बीरबल हवेली के पिछवाड़े घूम रहा था कि अचानक उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वो व्यक्ति काले लिबास में था और हाथ में वही आधा फटा हुआ दस्तावेज का दूसरा हिस्सा लिए हुए भाग रहा था। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ो उसे, लेकिन वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। बस उसके गिराए हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला। कपड़े पर सोने के धागों से कढ़ाई हुई थी, ऐसी कढ़ाई जो केवल शाही दरबार के किसी विशेष व्यक्ति के कपड़ों में ही होती थी। बीरबल के मन में संदेह गहराने लगा। क्या इस विवाद के पीछे कोई दरबारी है? दरबार में अगली सुबह बीरबल ने सबके सामने दोनों भाइयों से पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने कभी किसी तीसरे वारिस का जिक्र किया था? दोनों भाई एक साथ चौंक उठे। कासिम बोला, नहीं। बहलूल हकलाने लगा, मां, मुझे याद नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, झूठ मत बोलो। दस्तावेज साफ कहता है, वारिस वही होगा जो एक विशेष शर्त पूरी करेगा। लेकिन असली रहस्य यह है कि तुम्हारे पिता की दौलत केवल जमीन और हवेली नहीं थी, उसमें कुछ और भी छुपा था। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने हवेली से मिले दस्तावेज का पहला हिस्सा सबको दिखाया। फिर उसने कपड़े का टुकड़ा भी पेश किया और कहा, यह कपड़ा दरबार के किसी खास व्यक्ति का है। इसका मतलब है कि किसी दरबारी ने दस्तावेज का दूसरा हिस्सा चुरा लिया है। अकबर गुस्से से बोला, दरबार में गद्दार छिपा है? बीरबल, तुरंत पता लगाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं पहले ही जान चुका हूं कि असली रहस्य क्या है, लेकिन पूरा सच उजागर करने के लिए मुझे आज रात का समय चाहिए। हवेली में सबको बुलाइए। रात का सन्नाटा हवेली के बड़े हॉल में दरबार सजा। मशालों की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। अकबर, दोनों भाई, सभी दरबारी और सैनिक मौजूद थे। बीरबल ने कहा, यह हवेली और यह जायदाद केवल बहाना है। असली रहस्य हवेली की दीवारों में छुपा है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि एक पुरानी दीवार तोड़ी जाए। जैसे ही दीवार गिरी, अंदर से एक गुप्त कक्ष निकला। उसमें एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोला गया। उसमें सोने, चांदी के आभूषण, दुर्लभ हीरे, जवाहरात और एक पूरा वसीयतनामा था। बीरबल ने दस्तावेज उठाया और जोर से पढ़ा, मेरी जायदाद का वारिस वही होगा जो न लोभ करेगा,
न झूठ बोलेगा और भाईचारे को सबसे ऊपर रखेगा। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने दोनों भाइयों की ओर देखा। कासिम और बहलूल एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी अचानक पीछे से वही काले कपड़ों वाला व्यक्ति भागने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चेहरा खोला गया। वो दरबार का एक मंत्री निकला, जिसने दोनों भाइयों को लड़वाकर इस खजाने पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। बीरबल ने कहा, झगड़ा तो सिर्फ आड़ था, असली खेल इस मंत्री का था। दोनों भाई शर्मिंदा हो गए, लेकिन अब सवाल था, असली वारिस कौन? बीरबल ने वसीयतनामा अकबर को सौंपा और बोला, जहांपनाह, अब फैसला आप पर है। कौन सच में भाईचारे को ऊपर रखता है, यही असली वारिस होगा। अकबर चुप हो गए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही लालच की चिंगारी भी। अकबर की नजरें उन पर टिकी थी। दरबार इंतजार कर रहा था कि बादशाह क्या निर्णय देंगे। और तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति फुसफुसा रही हो। वारिस वही, जो सत्य को पहचाने। मशालें एक एक कर बुझने लगी। कमरे में अंधेरा छा गया। बीरबल ने अपनी गहरी निगाहों से दोनों को देखा और धीरे से कहा, जहांपनाह, अब इस रहस्य को छुपाने का कोई कारण नहीं बचा है। वो वसीयतनामा, वो हवेली और वो तिजोरी, सबका राज अब खुल जाएगा। बीरबल ने हवेली की दीवारों से मिले संदूक को दरबार में रखा। सबकी नजरें उस पर टिक गई। संदूक खोला गया। उसमें रखा था एक पुराना दस्तावेज, पूरा वसीयतनामा। बीरबल ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं, शेख फरीद, ये लिखता हूं कि मेरी जायदाद का वारिस मेरे दोनों बेटे कासिम और बहलूल नहीं होंगे, जब तक वे आपस में भाईचारे को न निभाएं। ये संपत्ति उस बेटे की होगी जो लालच छोड़कर अपने हिस्से को त्याग देगा। वही असली वारिस कहलाएगा। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, दोनों भाइयों की दुश्मनी किसी और ने भड़काई थी। ये मंत्री, जो हमेशा दरबार में आपके सबसे करीब खड़ा होता था। सैनिकों ने उस मंत्री को पेश किया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बीरबल बोला, इसी ने वसीयतनामे का हिस्सा फाड़ा, दस्तावेज चुराए और दोनों भाइयों में नफरत का बीज बोया, ताकि हवेली का खजाना खुद हथिया सके। मंत्री कांपते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर की आवाज गूंजी, गद्दार को माफी नहीं मिलती, इसे जेल में डाल दो। अब सबकी नजरें कासिम और बहलूल पर थी। बीरबल ने कहा, अब असली परीक्षा है। वसीयतनामा साफ कहता है कि जायदाद उसी को मिलेगी जो भाईचारे को सबसे ऊपर रखेगा और अपने हिस्से का त्याग करेगा। कासिम कुछ देर चुप रहा। फिर उसने आंसू भरी आवाज में कहा, बहलूल, मैं लालच में अंधा हो गया था। ये हवेली, ये खजाना, सब तुझे मिल जाए। मुझे सिर्फ भाई चाहिए। दरबार में खामोशी छा गई। बहलूल की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कहा, नहीं भाई, असली वारिस तू है। मैंने ही तुझ पर शक किया और नफरत फैलाई। मैं अपने हिस्से से पीछे हटता हूं। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, दोनों भाइयों ने लालच त्याग दिया। इसका मतलब है कि दोनों ही असली वारिस हैं, और यही पिता की आखिरी इच्छा थी कि दोनों भाई साथ रहें, मिलकर जायदाद संभालें और प्यार बांटें। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सचमुच बीरबल, तूने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल की तलवार सबसे तेज होती है। जब हवेली में सब कुछ व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ, तो गुप्त तहखाने से एक और संदूक मिला। उसमें लिखा था, मेरे बेटों के लिए याद रखना, ये धन और संपत्ति केवल साधन है, असली दौलत भाईचारा और एकता है। दोनों भाइयों ने शपथ ली कि वे कभी अलग नहीं होंगे। इस तरह भाई भाई की जायदाद का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। न कोई रहस्य बचा, न कोई गुत्थी। गद्दार मंत्री दंडित हुआ,
वसीयतनामा खुला और दोनों भाइयों ने भाईचारे की असली कीमत समझी। बादशाह अकबर ने हवेली को दोनों के संयुक्त नाम पर दर्ज कराया और दरबार ने राहत की सांस ली। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल एक परिवार को टूटने से बचाया, बल्कि पूरे राज्य को अशांति से भी मुक्ति दिलाई।